आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक दी एनिमल फार्म। क्या होगा अगर एक क्रांति शुरू तो आजादी के नाम पर हो, लेकिन अंत उसी गुलामी में हो जाए जिसे मिटाने की कसम ली गई थी। क्या होगा अगर नेता बदल जाएं, लेकिन अत्याचार वही का वही रह जाएं। एनिमल फार्म वो कहानी है जहां जानवर इंसानों से आजादी पाते हैं, लेकिन उसी सिस्टम में फंस जाते हैं जिसे वे खत्म करना चाहते थे। ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये सत्ता, धोखे, लालच और क्रांति के टूटे सपनों की एक गहरी चेतावनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बराबरी का वादा तानाशाही में बदल जाता है, कैसे स्वतंत्रता धीरे धीरे एक भ्रम बन जाती है, और कैसे नेता जनता का भरोसा हथियार बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं एनिमल फार्म का वो सच जो हर दौर, हर समाज और हर सत्ता पर लागू होता है। एक विद्रोह की शुरुआत। एनिमल फार्म की कहानी मैनर फार्म से शुरू होती है, जहां जानवर मानव अत्याचार से बेहद परेशान हैं। मिस्टर जोन्स उन्हें भूखा रखते हैं, मारते हैं और पूरी तरह शोषित करते हैं। इस अन्याय के खिलाफ असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जानवर महसूस करते हैं कि वे खेती का सारा काम करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता कुछ नहीं। इसी माहौल में विद्रोह की चिंगारी जलती है। जब मिस्टर जोन्स नशे में होता है और जानवरों को खाना देना भूल जाता है, तब भूख से तड़पते जानवर अब और सहन नहीं कर पाते। वे एकजुट होकर मानव शासन के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं। इंसान भाग जाते हैं और फार्म पर जानवरों का कब्जा हो जाता है। यह घटना जानवरों के लिए नई आशा, स्वतंत्रता और भविष्य का संकेत बन जाती है। यह क्रांति न सिर्फ सत्ता पलटने का प्रतीक है, बल्कि उस भरोसे का भी कि अगर सभी मिलकर काम करें तो एक नया बेहतर समाज बन सकता है। लेकिन यही शुरुआत आगे एक बड़े सबक में बदलने वाली है, जहां आदर्श, सत्ता और लालच आपस में टकराते हैं। दो ओल्ड मेजर का सपना 200। कहानी की असली शुरुआत ओल्ड मेजर के भाषण से होती है, जो जानवरों को एक महान सपना दिखाता है। वह कहता है कि इंसान सभी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी पैदा नहीं करता, केवल दूसरों पर शासन करता है। मेजर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां जानवर खुद निर्णय लें, खुद उत्पादन करें और अपनी मेहनत का पूरा फल खुद पाएं। उसके अनुसार इंसान के हटने पर गरीबी, भूख और पीड़ा सब खत्म हो जाएंगी। मेजर जानवरों को एकजुट होने का संदेश देता है, क्योंकि अकेले कोई भी नहीं लड़ सकता। वह साथ ही बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड नाम का एक गीत सिखाता है, जो क्रांति की भावना बन जाता है। उसकी बातें जानवरों के दिल में बीज की तरह बो दी जाती हैं, जो बाद में एक विशाल विद्रोह का रूप लेती हैं। हालांकि ओल्ड मेजर क्रांति देखने से पहले ही मर जाता है, पर उसका सपना सभी जानवरों को उम्मीद देता है। यही सपना आगे चलकर सत्ता, आदर्शवाद और संघर्ष की कहानी को एक गहरा रूप देता है। यह दिखाता है कि एक विचार इतिहास बदल सकता है, लेकिन उसे सही नेतृत्व और ईमानदारी की आवश्यकता भी होती है। 3 एनिमलिज्म के 7 नियम। विद्रोह के बाद जानवर एक नई व्यवस्था बनाते हैं, जिसे वे एनिमलिज्म नाम देते हैं। यह ओल्ड मेजर के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें बराबरी, स्वतंत्रता और मेहनत का सम्मान मुख्य तत्व हैं। सूअर सबसे बुद्धिमान होने के कारण नियम लिखने की जिम्मेदारी लेते हैं और 7 मूल नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों में कहा गया कि कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, बिस्तर में नहीं सोएगा, शराब नहीं पिएगा, व्यापार नहीं करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, सभी जानवर बराबर हैं। ये नियम आदर्श समाज का आधार बनते हैं,
जहां हर जानवर बिना किसी भय के जी सकता है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगती है। सूअर अपनी सुविधाओं के लिए नियमों में थोड़े थोड़े बदलाव करने लगते हैं। यह बदलाव इतने चुपचाप होते हैं कि बाकी जानवर ध्यान भी नहीं देते। समय के साथ नियमों का असली अर्थ खोने लगता है और एनिमलिज्म केवल किताबों में रह जाता है। यह दिखाता है कि किसी भी व्यवस्था में अगर नेता ईमानदार न हो तो आदर्श जल्दी ढह जाता है। एनिमलिज्म के साथ नियम क्रांति की रीढ़ थे, जिन्हें वही लोग मोड़ते हैं जिन पर इसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी। 4. सूअरों का नेतृत्व। विद्रोह के बाद जब फार्म में व्यवस्था स्थापित होती है तो यह स्वाभाविक माना जाता है कि बुद्धिमान सूअर नेतृत्व संभालेंगे। शुरुआत में यह निर्णय सही लगता है क्योंकि सूअर पढ़ लिख सकते हैं, बेहतर सोचते हैं और योजनाएं बना सकते हैं। नेपोलियन, स्नोबॉल और स्क्वीलेर 3 मुख्य सूअर नेतृत्व में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे सूअर खुद को बाकी जानवरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। काम सब बराबर करते हैं, पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सूअरों के पास होता है। यही वह पहली दरार है जहां से भ्रष्टाचार अंदर आता है। वे दूध और सेब अपने लिए रखने का आदेश देते हैं, कहते हुए कि हमारे लिए लेना जरूरी है ताकि हम तुम्हारी रक्षा कर सकें। बाकी जानवर भोलेपन से मान जाते हैं। यहीं से सत्ता की राजनीति शुरू होती है, जहां सुविधाएं नेता के पास जमा होने लगती हैं और जनता केवल भरोसे पर चलती है। सूअरों का नेतृत्व धीरे धीरे सेवा से हटकर नियंत्रण में बदल जाता है। यह बताता है कि जब एक वर्ग खुद को दूसरों से बेहतर मानना शुरू कर देता है तो बराबरी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाती है। 5. स्नोबॉल की योजनाएं। स्नोबॉल फार्म का सबसे दूरदर्शी और ऊर्जावान नेता है। वह वैज्ञानिक सोच के साथ फार्म को उन्नत बनाने के विचार प्रस्तुत करता है। उसका सबसे बड़ा प्रस्ताव है पवनचक्की बनाना, जिससे बिजली पैदा होगी, काम कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। वह जानवरों के लिए शिक्षा योजना भी बनाता है ताकि सभी पढ़ लिख सकें और जागरूक बने। स्नोबॉल एक नई, आधुनिक, सुविधाजनक और बुद्धिमान प्रणाली का सपना देखता है, जहां तकनीक जानवरों की जिंदगी आसान बनाएगी। लेकिन उसकी योजनाएं नेपोलियन को पसंद नहीं आती। नेपोलियन को लगता है कि स्नोबॉल की लोकप्रियता उसकी सत्ता को खतरा पहुंचा सकती है। धीरे धीरे दोनों नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ता जाता है। फार्म के जानवर स्नोबॉल की योजनाओं को ईमानदार समझते हैं, परंतु वे राजनीति की गहराई नहीं समझते। स्नोबॉल अपने सपनों को साकार होने से पहले ही षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। उसकी योजनाएं बदलाव का प्रतीक थीं कि क्रांति केवल नेता बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन सुधारने के लिए होनी चाहिए। लेकिन सत्ता की राजनीति अक्सर प्रगति से ज्यादा नियंत्रण को प्राथमिकता देती है। 6. नेपोलियन की राजनीति। नेपोलियन धीरे धीरे अपने असली इरादे सामने लाता है। वह कुत्तों के बच्चों को गोपनीय रूप से प्रशिक्षित करता है ताकि वे उसके निजी सैनिक बन जाएं। जैसे ही स्नोबॉल पवनचक्की पर भाषण देकर समर्थन हासिल करता है, नेपोलियन उन कुत्तों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। स्नोबॉल जान बचाकर भागता है और नेपोलियन अकेला शासक बन जाता है। यह क्षण दिखाता है कि क्रांति के बाद भी तानाशाही लौट सकती है, बस चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था नहीं। इसके बाद सूअर घोषणा करते हैं कि अब सभी फैसले नेपोलियन करेगा और उसकी बात ही कानून होगी। स्क्वीलेर अपने भाषणों के जरिए हर गलत काम को सही ठहराने का जिम्मा लेता है। नेपोलियन स्नोबॉल को देशद्रोही घोषित कर देता है, जबकि उसने फार्म के लिए सबसे ज्यादा काम किया था। यह राजनीति का वह रूप है जहां विपक्ष को खत्म करके सत्ता स्थायी की जाती है। नेपोलियन की यह चाल दिखाती है कि सत्ता पाने के लिए नेता कितनी दूर जा सकते हैं,
भले ही उन्हें अपने ही साथियों को कुचलना पड़े। 7. पवनचक्की पर संघर्ष। स्नोबॉल के भगा दिए जाने के बाद भी नेपोलियन पवनचक्की बनाने का आदेश देता है, लेकिन अब इसे वह अपनी योजना बताता है। जानवर बिना सवाल पूछे दिन-रात काम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि यह सब उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। पवनचक्की बनाने का काम अत्यंत कठिन होता है। चट्टानें तोड़ना, उन्हें ढोना और दीवारें बनाना जानवरों के लिए थकाने वाला काम है, लेकिन उनका उत्साह बना रहता है। एक तूफान में पवनचक्की नष्ट हो जाती है, पर नेपोलियन इसे स्नोबॉल की साजिश बताता है। जानवर वास्तविकता न समझ पाने की वजह से और भी मेहनत करने लगते हैं। दूसरी बार भी पवनचक्की इंसानों के हमले में टूट जाती है। लगातार असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद जानवरों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे इतिहास रच रहे हैं। पवनचक्की संघर्ष का प्रतीक बन जाती है, आशा और धोखे दोनों का। जानवर सोचते हैं कि यह उनके लिए है, जबकि असल में यह नेपोलियन की सत्ता को मजबूत करने का साधन होता है। उनकी मेहनत बढ़ती जाती है, पर जीवन आसान होने के बजाय और कठिन हो जाता है। 8. इतिहास का उल्टा लेखन। जैसे जैसे नेपोलियन की शक्ति बढ़ती है, सुअर इतिहास को बदलने का काम शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि जनता की याद कमजोर है और जो लिखा हुआ है वही सत्य माना जाएगा। इसलिए वे एनिमलिज्म के साथ नियमों में छोटे छोटे बदलाव करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई जानवर बिस्तर में नहीं सोएगा बदलकर चादरों वाले बिस्तर में नहीं सोएगा हो जाता है। कोई जानवर शराब नहीं पिएगा में जोड़ दिया जाता है, अत्यधिक नहीं पिएगा। सबसे बड़ा बदलाव होता है अंतिम नियम में, सभी जानवर बराबर हैं बदलकर कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं लिखा जाता है। स्क्वीलेर अपनी भाषण कला से इन बदलावों को सही साबित करता है और पुराने तथ्यों को झूठ बता देता है। जानवर इतने भ्रमित हो जाते हैं कि वे अपनी ही स्मृतियों पर शक करने लगते हैं। यह दिखाता है कि सत्ता केवल शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी नियंत्रण चाहती है। जब इतिहास बदला जाए तो समाज अपनी असली पहचान खो देता है और तानाशाही को स्वीकार करने लगता है। असली भय तब होता है जब झूठ धीरे धीरे सच की जगह ले लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। 9. बॉक्सर का समर्पण। बॉक्सर कहानी का सबसे भावुक और प्रेरक किरदार है। वह अत्यंत मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद घोड़ा है। उसका नारा है, मैं और मेहनत करूंगा, और नेपोलियन हमेशा सही है। उसकी सरलता और समर्पण उसे बाकी जानवरों का हीरो बना देते हैं। पवनचक्की के निर्माण में बॉक्सर सबसे ज्यादा योगदान देता है। वह दिन रात काम करता है, खुद को पूरी तरह झोंक देता है। उसकी ताकत और निष्ठा के बावजूद उसका फायदा उठाया जाता है। उसकी बढ़ती उम्र और चोटों के बावजूद सुअर उसे आराम नहीं करने देते। बॉक्सर की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के नाम पर कसाई की गाड़ी में भेजा जाता है। बाकी जानवर जब उसे ले जाते देखते हैं तब उन्हें सच्चाई समझ आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बॉक्सर आखिरी सांस तक नेपोलियन पर भरोसा करता है, जो उसके विश्वास के साथ सबसे बड़ा धोखा करता है। बाद में स्क्वीलेर झूठा भाषण देकर कहता है कि बॉक्सर की मौत अस्पताल में हुई। यह घटना दिखाती है कि तानाशाही मेहनतकश वर्ग का इस्तेमाल तो करती है, पर उसकी कदर कभी नहीं करती। बॉक्सर एक चेतावनी है कि अंधभक्ति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। 10. विश्वास का धोखा। बॉक्सर की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सत्ता द्वारा मजदूर वर्ग के साथ किया गया सबसे क्रूर धोखा है। फार्म के साधारण जानवर हमेशा यही मानते रहे थे कि क्रांति उनके लिए हुई है। वे मानते थे कि सुअर उनकी भलाई चाहते हैं।
लेकिन बॉक्सर को कसाई के हाथ बेच दिया जाना इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। यह घटना दिखाती है कि सत्ता अपने लाभ के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकती है। नेपोलियन और स्क्विलेर इस कृत्य को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि बॉक्सर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्हें पता है कि जानवरों का विश्वास पूरी व्यवस्था की नींव है और इस विश्वास को टूटने से रोकने के लिए वे भावनाओं का शोषण करते हैं, जलसा कराते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और बॉक्सर की बलिदान भावना का प्रचार करते हैं। दुखद यह है कि कुछ जानवर सच्चाई को समझ भी लेते हैं, परंतु उनके पास विरोध करने की शक्ति नहीं बची होती। यह दृश्य बताता है कि जब जनता कमजोर और अनपढ़ रखी जाए तो सत्ता अपनी हर गलती को छिपा सकती है। विश्वास का यह धोखा कहानी का सबसे कड़वा अध्याय है। 11 मनुष्यों से व्यापार। क्रांति के समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जानवर मनुष्यों से कोई भी संपर्क या व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य ही शोषण का प्रतीक है। लेकिन समय के साथ नेपोलियन और सुअर इस नियम को धीरे धीरे तोड़ते हैं। पहले वे कहते हैं कि यह अस्थायी कदम है, फिर कहते हैं कि यह फार्म की भलाई के लिए जरूरी है। अंततः मनुष्यों के साथ खुला व्यापार शुरू हो जाता है। इंसान फार्म में आते हैं, सुअरों के साथ खाना खाते हैं और सौदेबाजी करते हैं। जानवर चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि यह सब प्रगति के लिए है। सुअरों के बहाने अनगिनत होते हैं, पर असलियत यह है कि व्यापार से उन्हें विशेष सुविधाएं मिलती हैं, अच्छा खाना, शराब और विलासिता का जीवन। ये दृश्य दिखाते हैं कि कैसे सिद्धांतों को तोड़कर नेता अपने हितों के अनुसार सही साबित कर देते हैं। धीरे धीरे मनुष्यों और सुअरों के बीच की दूरी मिट जाती है और जानवरों को लगने लगता है कि उनकी क्रांति का मकसद खत्म हो गया है। यह अध्याय सत्ता और सुविधा की साझेदारी को दर्शाता है, जहां आदर्श केवल दिखावे के लिए रह जाते हैं। 12 सुअरों का विलास। जैसे जैसे नेपोलियन की सत्ता मजबूत होती है, सुअर इंसानों की तरह जीवन जीने लगते हैं। वे कपड़े पहनते हैं, शराब पीते हैं, बिस्तर में सोते हैं और आरामदायक जीवन शैली अपनाते हैं, जिन सब पर पहले प्रतिबंध था। स्क्विलेर हर बार नियमों में बदलाव का तर्क देकर सूअरों के विलास को सही साबित करता है। फार्म में बाकी जानवर गरीबी में जी रहे होते हैं, भूखे रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, जबकि सूअरों की सुख सुविधा लगातार बढ़ती रहती है। नेपोलियन अब सिर्फ नेता नहीं, बल्कि तानाशाह बन चुका होता है। वह गार्ड, हथियार और महल जैसा आवास बनवाता है। अब सूअर और इंसान के जीवन में कोई फर्क नहीं बचता। सूअरों का यह विलास दिखाता है कि सत्ता का पहला असर विशेषाधिकार बढ़ने में दिखाई देता है। जो नेता खुद को साधारण बताकर आगे आते हैं, वही सत्ता मिलने के बाद सबसे पहले विलास को अपनाते हैं। सूअरों का यह परिवर्तन क्रांति के असली उद्देश्य का मजाक उड़ा देता है। यह अध्याय इस बात की चेतावनी देता है कि अगर सत्ता पर नियंत्रण न हो तो सबसे आदर्श क्रांति भी भ्रष्टाचार में बदल जाती है। 13 जानवरों की हालत खराब। कहानी के आगे बढ़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि क्रांति के बाद भी सामान्य जानवरों की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि कई पहलुओं में तो उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। वे पहले से अधिक काम करते हैं, भोजन कम मिलता है और छुट्टी का नाम नहीं। लेकिन उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं। स्क्विलेर आंकड़े पढ़कर साबित करता है कि उत्पादन बढ़ा है, खानपान सुधरा है, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह उलट होती है। जानवर भ्रमित होते हैं क्योंकि वे पढ़ना लिखना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि शायद उनकी ही याद कमजोर है। धीरे धीरे भय, थकान और असहायता उनका स्वभाव बन जाता है।
उन्हें महसूस होता है कि जो वादे किए गए थे, बराबरी, स्वतंत्रता, आराम, सब केवल शब्द बनकर रह गए। असल में सूअर और कुत्ते विलास में डूबे हुए हैं, जबकि सामान्य जानवर केवल मजदूर बनकर रह गए हैं। यह दर्शाता है कि यदि सत्ता पर सवाल न उठाए जाएं, तो शोषण बंद नहीं होता, केवल शोषक बदल जाते हैं। जानवरों की यह हालत हर क्रांति की उस दुखद सच्चाई का प्रतीक है जो समय के साथ उजागर होती है। 14 सूअर इंसान। कहानी का सबसे शक्तिशाली और प्रतीकात्मक दृश्य तब आता है जब जानवर खिड़की से देखते हैं कि सूअर और इंसान एक साथ खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। उनकी चाल ढाल, बोलने का तरीका और व्यवहार पूरी तरह इंसानों जैसा हो चुका होता है। यह देखकर जानवर स्तब्ध रह जाते हैं। जिस क्रांति ने इंसानों को हटाकर आजादी लाने का सपना दिखाया था, उसी का अंत यह होता है कि नए नेता पुराने शोषकों की तरह बन जाते हैं। सूअरों के चेहरे धीरे धीरे बदलते हुए लगते हैं, इतना कि जानवर पहचान ही नहीं पाते कि कौन इंसान है और कौन सूअर। यह दृश्य कहानी के मूल संदेश की आत्मा है। सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। क्रांति केवल नेता बदलने का नाम नहीं, बल्कि मूल्य बदलने का नाम है। और यदि मूल्य न बचें, तो क्रांति वैसी ही तानाशाही में बदल जाती है जैसी पहले थी। यह दृश्य हर समाज के लिए चेतावनी है कि सत्ता को कभी बिना नियंत्रण के नहीं छोड़ना चाहिए, वरना नया शासक पुराने शोषक की ही प्रतिछाया बन जाता है। 15 अंतिम संदेश। एनिमल फार्म का अंतिम संदेश बेहद गहरा और कालातीत है। यह सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं, बल्कि मानव समाज का प्रतिबिंब है। यह दिखाता है कि क्रांति हमेशा आदर्श लेकर शुरू होती है, लेकिन यदि नैतिकता, पारदर्शिता और जनता की जागरूकता न हो तो नेता धीरे धीरे तानाशाह बन जाते हैं। कहानी बताती है कि सत्ता को नियंत्रित रखने के लिए ज्ञान, शिक्षा और प्रश्न पूछने की क्षमता बेहद जरूरी है। अगर जनता अंधभक्ति में डूब जाए तो उसका शोषण निश्चित होता है। एनिमल फार्म यह चेतावनी देता है कि जो सिद्धांत शुरुआत में महान लगते हैं, वे सत्ता के लालच में धीरे धीरे बदल दिए जाते हैं। और जब इतिहास बदला जाता है, यादों पर शक कराया जाता है और बराबरी की परिभाषा बदली जाती है, तो समाज अपनी स्वतंत्रता खो देता है। कहानी का सार यह है कि क्रांति तभी सफल होती है जब जनसत्ता जागरूक रहे और सत्ता को सवालों के घेरे में रखे। अन्यथा पुराने शोषक की जगह नया शोषक ले लेता है और संघर्ष जारी रहता है। एनिमल फार्म हमें एक कठोर सच्चाई समझाता है कि क्रांति कभी खत्म नहीं होती और आजादी कभी अपने आप नहीं मिलती। जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, तब नेता तानाशाह बन जाते हैं। जब इतिहास बदल दिया जाता है, तब सच भी गुलाम हो जाता है। इस कहानी में जानवरों ने इंसानों को हटाया था, लेकिन अंत में सूअरों और इंसानों में कोई फर्क ही नहीं बचा। और शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। अगर मूल्य नहीं बदलते तो नेता बदलने से कुछ नहीं बदलता। अगर इस कहानी ने आपके भीतर सोच की नई आग जगाई है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हर समाज को हर दौर में एनिमल फार्म की चेतावनी सुननी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और गहन कहानी में। तब तक याद रखिए, आवाज उठाना ही असली आज़ादी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।